तो यहाँ पे क्लियरली देके रखा गया कि भाई आप लोगों को बैलेंस शीट जो है वो 31 मार्च 2019 के हिसाब से बनानी है। किन दो जनों की बनानी है आप लोगों को? तो भाई नीता और गीता की आप लोगों को यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। प्रिपेयर और क्या चीज़ करनी है आप लोगों को? तो यहाँ पे रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट। तो यानी कि आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए कहा गया। रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों को बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले तो हम लोग हमारा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर दे के रखी गई है और उसके बेस पे यहाँ पे ध्यान रखना आप लोगों को जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये आपका नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं रहेगा। ये आपका कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर आप लोग प्रिपेयर करोगे। देन आफ्टर उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट से यहाँ पे शुरू करेंगे हमारा पूरा क्वेश्चन जो है उसको। फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब देखो एडजस्टमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें दे के रखी गई होती है उन सभी के हम लोग एज यूजुअल 2 एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? इंश्योरेंस जो होता है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पर कौन सी डेट के हिसाब से यहाँ पर हम लोग एंट्री कर रहे हैं? तो यहाँ पे 31 मार्च 2019 के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सारी एंट्रीज को जो है वो पास ऑन कर रहे हैं। अब यहाँ पर 31 मार्च 2019 के अंदर सबसे पहली चीज़ जो बताई गई है वो मुझे इंश्योरेंस के लिए कहा गया है। एडजस्टमेंट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट चीज़ मैं यहाँ पर ऊपर लिख दूंगा हेडिंग डाल के टू इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस अभी के लिए एडजस्टमेंट में क्या है? वहाँ पे प्रीपेड है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरा माइनस प्रीपेड। मैंने एडवांस में पे किया है, दैट वाज द रीजन। तो मैं इसको यहाँ पर से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। अब माइनस करूंगा अभी मैं कितना माइनस करूंगा? तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 400 रुपीज़ का प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर मुझे देके रखा गया है। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 400 रुपीज़ का प्रीपेड इंश्योरेंस। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या होगा हमारा? प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद इसी की दूसरी एंट्री हम लोगों को करनी है। इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर होती है? तो इसकी जो दूसरी एंट्री है वो हमारी होगी बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर हम लोग असेट साइड पर आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे प्रीपेड। प्रीपेड क्या है हमारा यहाँ पर? इंश्योरेंस। तो यहाँ पर इंश्योरेंस को हम लोग प्रीपेड करेंगे और इंश्योरेंस प्रीपेड जो है वो भी कितने से होगा हमारा? यहाँ पे 400 रुपीज़ से हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर तैयार हो जाएगा। देन आफ्टर नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीता हैज़ विड्रॉ गुड्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना क्लियरली लिखा हुआ है कि नीता क्या विड्रॉ कर रही है? नीता विड्रॉ कर रही है हमारे गुड्स। पैसे विड्रॉ नहीं कर रही है, वो गुड्स को यहाँ पर विड्रॉ कर रही है। अगर कोई भी पर्सन जो है वो गुड्स विड्रॉ करता है और वो भी यहाँ पे क्लियरली लिखा है फॉर पर्सनल यूज। सबसे पहले तो देखो नीता जो है वो हमारी पार्टनर है। अब पार्टनर यहाँ पर क्या कर रही है? गुड्स को विड्रॉ कर रही है और गुड्स को विड्रॉ भी किस कंडीशन में कर रही है? वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पर उसको वो विड्रॉ कराया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ को विड्रॉ करते हैं तो सबसे पहली चीज़ वो होती है हमारी ड्राइंग। वो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो चाहे पैसा हो, वो चाहे गुड्स हो, कुछ भी चीज़ हो। अब यहाँ पर गुड्स जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो परचेज है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। अब एक लॉजिक समझना, 2 चीज़ होती है हमारी पर्टिकुलरली। सबसे पहला होता है हमारा परचेज, देन आफ्टर उसके बाद होता है हमारा सेल्स। अब देखो मैं सेल तो कर नहीं रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा? गुड्स को खरीदूंगा, देन आफ्टर उसको मैं बेचूंगा। तो मैंने यहाँ पर पहले परचेज किया, परचेज में से ही नीता ने क्या करा? कुछ जो गुड्स थे वो उसने खुद ने विड्रॉ कर लिए। किस चीज़ के लिए? तो भाई उसके खुद के पर्सनल यूज़ के लिए उसने क्या करा है? वहाँ पे से उस गुड्स को विड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैं हेडिंग डाल दूंगा यहाँ पे टू परचेज। अब अगर परचेज की एंट्री मुझे ऊपर से मिलती है या नीचे कुछ एडजस्टमेंट के अंदर देके रखी गई होगी तो मैं कर दूंगा, बट अगर नहीं दिए तो मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ के वापस से मैं आगे भी एंट्री कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले टू परचेज और परचेज में से यहाँ पर मैं क्या करूँगा? माइनस यहाँ पर क्या होगा मेरा? गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। और किसने विड्रॉ करे हैं तो उसका नाम भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीता ने विड्रॉ करे हैं। कितने के गुड्स यहाँ पर विड्रॉ हुए हैं? तो नीता के 4000 रुपीज़ के जो गुड्स है वो यहाँ पर विड्रॉ हुए हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा मेरा 4000 रुपीज़ जो है मेरा गुड्स विड्रॉ हुआ है वो, और बाद में जो मैं टोटल करके इसको बाहर भी लिख दूंगा। और अगर गुड्स यहाँ पर विड्रॉ करे हैं नीता ने तो सबसे पहले तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? इसी के पर्टिकुलरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बट यहाँ पर अभी के लिए मुझे क्या बोला है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है वो आप लोगों को प्रिपेयर करना नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर क्या प्रिपेयर करना है? पार्टनर का करंट अकाउंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अब देखो यहाँ पर गुड्स विड्रॉ करना, इट मीन्स इट्स अ ड्राइंग। तो ड्राइंग हम लोग कौन सी साइड लिखते हैं? ड्राइंग जो होती है वो हम लोग हमारे डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पर ही मैं लिखूंगा इसकी एंट्री, पर्टिकुलरली जो इसने गुड्स को विड्रॉ किया है उसकी एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसकी जो मैंने गुड्स विड्रॉ किया गया है, कितने का गुड्स विड्रॉ किया गया है? तो यहाँ पर 4000 रुपीज़ का। तो सबसे पहले तो फर्स्ट नाम जो है वो कौन है यहाँ पे? फर्स्ट जो है वो हमारी है नीता एंड देन आफ्टर उसके बाद है हमारा गीता। फर्स्ट है हमारी नीता एंड देन उसके बाद है हमारा यहाँ पे गीता। अब यहाँ पर उसने गुड्स विड्रॉ किया है तो मैं यहाँ पे गुड्स विड्रॉ की एंट्री इस तरीके से गुड विड्रॉ नहीं लिखूंगा। क्यों? बिकॉज कि ये पार्टनर करंट अकाउंट है, यहाँ पर आप जो चीज़ है वो चीज़ नहीं लिख सकते हो। ये किस फॉर्म में हुई है वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूंगा टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा? ड्राइंग
अकाउंट। अब देखो यहाँ पर ये जो ड्राइंग अकाउंट है उसकी एंट्री भी सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, नीता के अंदर ही होगी, गीता के अंदर इसकी एंट्री होने वाली नहीं है। इसका मतलब 4000 की हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बारी आती है हमारे डेट की, तो डेट हमारी कौन सी होगी, हमेशा ध्यान रखो 31/3/19, मतलब कि हम लोग क्लोजिंग की डेट ही लिखेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट जो होती है वो क्लोजिंग के टाइम पर ही बनती है और क्लोजिंग के टाइम पर से ही हम लोग उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसीलिए एडजस्टमेंट नंबर 3 की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर फिनिश हो गया। थर्ड नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹8,000 जो मैंने खरीदा था, किस पे, क्रेडिट पे मैंने खरीदा था, कब, 28 मार्च को, उसको मैंने अभी तक मेरे कोई भी बुक्स के अंदर लिखा नहीं है। तो ये मेरी एक मिस्टेक हो गई है कि भाई मैंने 28 मार्च का जो गुड्स खरीदा था वो अभी तक मैंने बुक्स के अंदर लिखा नहीं है, तो मुझे उसको क्या है, सबसे पहले तो बुक के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले तो मेरा परचेस, अब देखो परचेस को मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, कितने का गुड्स मैंने परचेस किया था, यहाँ पर 8000 रुपीज़ का जो है वो मैंने परचेस किया था गुड्स को। अब यहाँ पर ये जो गुड्स है वो परचेस कैसे हुआ है, वो क्रेडिट के ऊपर परचेस हुआ, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था कि भाई ये जो गुड्स है वो मैंने क्रेडिट पे सामान खरीदा है, मतलब उधार खरीदा है। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, मेरे क्रेडिटर्स जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। जैसा क्वेश्चन में लिखा है ना, अगर आप वही सारी चीज़ को ही कंसीडर करके अगर आप आगे भी बढ़ते जाओगे ना, तो भी आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो आपका इजीली फॉर्मेट में सॉल्व होता जाएगा। सबसे पहले तो क्रेडिटर्स, और यहाँ पर क्रेडिटर्स क्या है आप लोगों के यहाँ पर बढ़ जाएंगे, और किस कंडीशन में बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अनरिकॉर्डेड परचेज। अब देखो ये अनरिकॉर्डेड परचेज जो है वो कितने का यहाँ पर हुआ है, तो अनरिकॉर्डेड परचेज जो है वो 8000 रुपये का अनरिकॉर्डेड परचेज हुआ है। सो इस कंडीशन के हिसाब से मैंने क्या करा, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर अनरिकॉर्डेड परचेज था इसकी मैंने 2 एंट्री यहाँ पर कर दी। फोर्थ नंबर के पॉइंट में लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ ₹8,000 एज ए बेड डेट एंड प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व। अब देखो ये जो दोनों एंट्री है आपको वहाँ पे कहाँ करनी है, सबसे पहले तो ये दोनों की दोनों जो एंट्री है वो आप लोगों की होने वाली है आपकी बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में भी कहाँ से होगी, तो इसको हम लोग सीधा सा डेटर्स में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे असेट्स के अंदर डेटर्स, एंड देन आफ्टर इस पूरी एंट्री को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा सबसे पहले तो डेटर्स, डेटर्स में से यहाँ पर क्या माइनस करना है मुझे, माइनस सबसे पहले तो मेरा बेड डेट, एंड जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें से मुझे यहाँ पर क्या माइनस करने के लिए कहा गया, माइनस बेड डेट रिजर्व। और ये जो है ये कुछ परसेंटेज के अंदर देके रखा गया है, ये दोनों के दोनों जो है वो तो ऐसे एडजस्टमेंट ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो बेड डेट रिजर्व है वो मुझे कुछ परसेंटेज के अंदर यहाँ पर देके रखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा डेटर्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो डेटर्स जो है वो कितने देके रखे गए, डेटर्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डेटर्स जो है वो यहाँ पर मुझे 36,800 रुपीज़ के जो है वो मुझे यहाँ पे डेटर्स देके रखे गए हैं। और ये जो डेटर्स है 36,800 रुपीज़ के, सबसे पहले तो मैं उसकी एंट्री करूँगा, देन आफ्टर उसके बाद में बेड डेट और वो बाकी की जो भी सारी चीज़ें थी बेड डेट रिजर्व उसकी एंट्री मैं वहाँ पे कर पाऊँगा। 36,800 रुपीज़ के यहाँ पर डेटर्स है। डेटर्स को लिखने के बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा यहाँ पे रिटर्न ऑफ 800 एज ए बेड डेट। अब यहाँ पर 800 जो है वो क्या करना है मुझे रिटर्न ऑफ करना है एज ए बेड डेट। तो यहाँ पर जो है 800 को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, जो बचेगा वो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 36,000 रुपीज़ जो है वो मेरा यहाँ पे बच जाएगा। 36,000 में से मुझे आगे को क्या चीज़ को माइनस करना पड़ेगा, तो 36,000 में से मुझे जो है वो माइनस करना है मेरा बेड डेट रिजर्व। अब यहाँ पर बेड डेट रिजर्व जो है वो भी कितना परसेंटेज यहाँ पर देके रखा गया है। अब देखो बेड डेट रिजर्व अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है बेड डेट रिजर्व इट इज एन 5% एज अ बेड डेट रिजर्व। अब यहाँ पर 5% बेड डेट रिजर्व है, इसका मतलब यानी कि यहाँ पर 36,000 जो भी आया इसका 5% अगर मैं करूँगा तो इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे 1800 रुपीज़। और इसको जब मैं माइनस करूँगा तो मैं डायरेक्टली बाहर कितना लिख सकता हूँ 34,200 रुपीज़। अब यहाँ पर ये जो दोनों एंट्री है बेड डेट की और बेड डेट रिजर्व की, इन्हीं दोनों एंट्रीज को मुझे क्या करना है मेरे पर्टिकुलरली मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको फॉल करानी है यहाँ पे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले तो मेरा बेड डेट का पूरा फॉर्मेट बना दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले बेड डेट टी, फिर उसके बाद लिखूँगा मैं बेड डेट ए, देन आफ्टर उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे वापस से बेड डेट रिजर्व ए, एंड देन आफ्टर उसके बाद लास्ट में लिखूँगा मैं यहाँ पर बेड डेट रिजर्व टी। इसका मतलब यानी कि ऊपर की जो दोनों चीज़ होती है ये दोनों यहाँ पर प्लस होती है, एंड देन आफ्टर ये जो होता है इसको हम लोग माइनस करते हैं। अभी के लिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा बेड डेट जो है वो 800 था और बेड डेट रिजर्व जो था वो यहाँ पे 1800 था, तो वो दोनों की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। बाकी की सारी चीज़ें जैसे क्वेश्चन में आ जाएगी उसको हम लोग वहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट नंबर है हमारा यहाँ पर अभी 5th। देखो अब यहाँ पर एडजस्टमेंट नंबर 5th जो है ना वो भी बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर हम लोगों को आगे दिया है देयर इज़ नो नीड ऑफ एन डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अब कोई भी डिस्काउंट रिजर्व नहीं देना है डेटर्स के ऊपर। तो डेटर्स में से मैंने जो वर्किंग कर दी है वैसे ही उसको डायरेक्टली सॉल्व करना है और कोई चीज़ करनी नहीं है। अगर ये वर्किंग वहाँ पे दी होती
बराबर है। अगर यहाँ पर कुछ नंबर दिया होता या कुछ चीज़ दी होती तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, डेटर्स में से डिस्काउंट रिजर्व को माइनस करना है, देन आफ्टर आप लोगों को बैड डेट माइनस करना है, देन आफ्टर उसके बाद बैड डेट रिजर्व माइनस करना है। बट आप लोगों को यहाँ पर अभी के लिए क्लियरली बता दिया गया है कि भाई आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो अभी हमने किया है इट इज़ एन गुड, वहाँ पर कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब नेक्स्ट जो है इट इज़ एन एडजस्टमेंट नंबर 6। अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 6 के अंदर यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हम लोगों को डेप्रिसिएशन की बात करी गई है। सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन है वो मुझे किसके ऊपर देने के लिए कहा गया, उन लोगों ने बोला है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर मुझे जो है वो 20% डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, एंड फर्नीचर के ऊपर वहाँ पर क्या है 5% देना है। अब क्वेश्चन के अंदर देखने निकलते हैं हमारा प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कितना है। सो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी जो है वो है हमारा यहाँ पे 40,000 रुपीज़ का जो है वो हमारा प्लांट एंड मशीनरी है यहाँ पे। तो इसके ऊपर मुझे तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन देना है। तो मैं आ जाऊँगा मेरे बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैं एंट्री करूँगा सबसे पहले मेरा असेट्स के अंदर प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, वो मेरा 40,000 रुपीज़ का है। एंड देन आफ्टर इसमें से मुझे क्या कर देना है, माइनस करना है डेप्रीशिएशन को। कितना परसेंटेज डेप्रीशिएशन है, 20% यहाँ पे डेप्रीशिएशन है। तो 40,000 का 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 8,000 आ जाएगा। तो 40 माइनस 8 करेंगे यहाँ पे तो कितना बनेगा हमारा यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा 32,000 रुपीज़। एंड देन आफ्टर उसके बाद आगे हम लोगों को बोला था फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर यहाँ पर कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन देना है, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर मुझे यहाँ पर 5% डेप्रिसिएशन देना है। तो यहाँ पर ये जो भी मेरा फर्नीचर एंड फिटिंग्स है या फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है इसके ऊपर मुझे 10,000 के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट करना रहेगा। तो यहाँ पर मैं एंट्री कर देता हूँ मेरा फर्नीचर का, फर्नीचर के ऊपर यहाँ पर इस 10,000 के ऊपर मुझे 5% जो है वो डेप्रिसिएशन देना है। तो माइनस डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज बोला है मुझे, 5% डेप्रिसिएशन यहाँ पर मुझे देना है। तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा 500 रुपीज़, और इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9500। सो इस तरीके से यहाँ पर जो भी हमारी एंट्रीज थी, मतलब कि आप कैसा कह सकते हो कि आपका जो भी एडजस्टमेंट था वो सारा एंट्री होता है हमारे यहाँ पे खत्म। अब बारी आती है हमारे पूरे के पूरे ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हमारे को लिख के दिया यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी दोनों का देके रखा गया, मतलब कि नीता एंड गीता का। और क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है कि आप लोगों को यहाँ पर कैपिटल की एंट्री करनी नहीं है, आप लोगों को करंट अकाउंट बनाना है। इसीलिए तो यहाँ पर ये जो दोनों का कैपिटल देके रखा है 160 एंड 120, इसको मैं सीधा सा डायरेक्टली उठा के ले जाऊँगा मेरे बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दूंगा मेरा सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के अंदर दोनों का यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस लिखूंगा मैं। कैपिटल अकाउंट किसका किसका है यहाँ पे, तो सबसे पहले मेरा है नीता का। नीता का कितना है 1,60,000 रुपीज़ जो है वो नीता का है। और यहाँ पर गीता का जो है वो कितना देके रखा गया है 1,20,000 रुपीज़ जो है वो गीता का है। देन आफ्टर उसके बाद मुझे करंट बैलेंस देके रखे गए थे। अब करंट बैलेंस यहाँ पर एक का डेबिट है और एक का क्रेडिट है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है करंट बैलेंस नीता का जो है वो क्रेडिट है। तो यहाँ पर करंट अकाउंट में हम लोग आ जाते हैं हमारा, और क्रेडिट साइड पर हम लोग आ जाते हैं। क्रेडिट साइड के अंदर ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं 1,418 करके यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे नीता का देके रखा गया है। और नीता का जो बैलेंस देके रखा गया है वो कितना देके रखा गया है यहाँ पे 40,000 रुपीज़ जो है वो नीता का बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है। देन आफ्टर गीता के अंदर यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे डैश, क्यों, बिकॉज गीता का जो बैलेंस है वो शायद तक यहाँ पे डेबिट साइड दिया हुआ है इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोगों को गीता का जो बैलेंस है वो 10,000 रुपीज़ जो है वो हम लोगों को डेबिट साइड देके रखा गया है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूँगा गीता का जो बैलेंस है वो कहाँ पर आ जाएगा, हमारा डेबिट साइड पर आ जाएगा 10,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पर गीता के अंदर सबसे पहले मैं लिख दूंगा 10,000, नीता के अंदर डैश, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2। यहाँ पर क्या लिखूंगा सबसे पहले हेडिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन की डेट जो आ जाएगी वो मेरी होगी 1/4/18 के हिसाब से। सो इस तरीके से यहाँ पर मैंने दोनों की एंट्री कर दी। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे बताया गया है, आगे मुझे और क्या कहा गया, क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो यहाँ पर अब कभी भी आपको क्लोजिंग स्टॉक ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है, सो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होती है और कहीं पर भी एंट्री होगी नहीं। तो इस क्लोजिंग स्टॉक की भी आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर एक ही एंट्री करोगे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पर हम लोगों को इसको क्या डायरेक्टली वहाँ पर मेंशन कर देना है 54,600। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली लिख दूंगा मैं मेरा 54,600 क्लोजिंग स्टॉक करके। क्यों, बिकॉज की ट्रायल बैलेंस की सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होती है और कोई भी एंट्री होती नहीं है अनटिल एंड अनलेस कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं बनता है तब तक। तो यहाँ पर ये जो है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो गई। क्लोजिंग स्टॉक के बाद यहाँ पर मुझे ट्रेडिंग अकाउंट देके रखा गया। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट जो दिया है इसकी मैं एंट्री डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट में ही करूँगा। क्यों, बिकॉज कि मुझे रिवाइज ट्रेडिंग एंड अकाउंट प्रिपेयर करना है इसीलिए। तो यहाँ पर ये जो मुझे क्रेडिट साइड बैलेंस दिया हुआ है तो यही का यही बैलेंस जो है वो पर्टिकुलरली मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ले आऊँगा मैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्रेडिंग
अकाउंट, और यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो मुझे यहाँ पर कितना दे के रखा गया क्वेश्चन के अंदर। सो क्वेश्चन के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है मेरा 61,800। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मेरा 61,800 रुपीज़ से, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा बाय। तो इस तरीके से मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का जो एंट्री है वो यहाँ पर हो गया फिनिश। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद नेक्स्ट जो एंट्री है वो क्या लिखा है, कैश ऑन हैंड 560 रुपीज़। अब देखो कैश ऑन हैंड जो है इसकी एंट्री हम लोग करेंगे यहाँ पर हमारे बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर हमारा डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे कैश ऑन हैंड 560 रुपीज़ के साथ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा मेरा कैश बैलेंस करके। अब यहाँ पर कैश बैलेंस की सिर्फ और सिर्फ एक ही एंट्री होगी, क्यों, बिकॉज की ट्रायल बैलेंस में से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए मैं हर बार एक ही रीज़न दूंगा, क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर लोग ट्रायल बैलेंस में से सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए। देन आफ्टर उसके बाद आगे जो है वो मुझे क्या दे के रखा गया क्वेश्चन के अंदर। तो आगे की जो वैल्यू है उसमें अगर हम लोग बात करें तो आगे मुझे दे के रखा गया है मेरा 560 के बाद करंट अकाउंट विद बैंक 14,000 रुपीज़। अब देखो ये जो करंट अकाउंट विद बैंक है इसकी भी यहाँ पर एक एंट्री होगी, कहाँ पर होगी, हमारे बैलेंस शीट के अंदर सेम साइड, मतलब कि एसेट साइड पर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कुछ भी चीज़ होती है, जो भी अकाउंट है वो सारे अकाउंट्स की एंट्री हम लोग यहाँ पर ही करेंगे, करंट अकाउंट विथ बैंक। अब यहाँ पर करंट अकाउंट जो है बैंक के साथ वो कितने का है, 14,000 रुपीज़ का यहाँ पर देके रखा गया था। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ भी बताई गई थी। क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो फिक्स डिपॉजिट की कुछ बात करी गई थी, या एफडी का वहाँ पे कुछ मेंशन करा गया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एफडी विद बैंक 80,000 रुपीज़ का जो है वो आपका यहाँ पर एफडी है बैंक के साथ। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, आप इसको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मान सकते हो। तो मैं यहाँ पर एफडी का जो एंट्री ऊपर की साइड यहाँ पर कर दूंगा मैं, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक। अब यहाँ पर बैंक के साथ जो मेरा फिक्स डिपॉजिट है इट इज़ नियर अराउंड मेरा 80,000 रुपीज़ का जो मेरा यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। अब नेक्स्ट जो है वो मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या देकर रखा गया था, डेटर्स जो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया। सैलरी जो है वो 37,000 रुपीज़ की है। सैलरी इट इज़ गोइंग टू बी कम अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा जनरल सैलरी है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा सैलरी जो है वो यहाँ पर हमारा कितना देके रखा गया क्वेश्चन के अंदर, सैलरी जो बताया गया है इट इज़ इन 37,000 रुपीज़ का जो है वो मैं सैलरी पे कर रहा हूँ। देन आफ्टर नेक्स्ट उसके बाद जो है वो आगे हमको क्या देके रखा गया है, फ्री होल्ड लैंड। अब यहाँ पर फ्री होल्ड लैंड जो है, लैंड अगर वर्ड आता है इट मीन्स कंसिडर्ड एज एन बिल्डिंग। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी करके मैं यहाँ पर एंट्री कर दूंगा। फ्री होल्ड लैंड जो है वो मेरा 1,20,000 रुपये का जो है वो मुझे देके रखा गया है। तो इसकी मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी। देन आफ्टर उसके बाद आगे क्या देख रखा गया है, 1,20,000 के बाद मुझे प्लांट एंड मशीनरी वो मैंने लिख दिया, फर्नीचर एंड फिटिंग्स वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड आगे हम लोगों को बोला हुआ यहाँ पर फैक्ट्री ऑन लीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ गई है हमारी फैक्ट्री ऑन लीज। लीज मतलब कि मैंने इसको रेंट पे लिया हुआ है एंड वी नीड टू पे सम सॉर्ट ऑफ एन अमाउंट। ये फिक्स है, मैंने अगर इसको रेंट पे लिया है और मुझे इसका कुछ ना कुछ अमाउंट तो जो है वो मुझे पे करना रहेगा। अब यहाँ नहीं कि यहाँ पर जो है वो मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट पे करनी है, तो कितनी पे करनी है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 60,000 रुपीज़ का जो है वो आपने प्रॉपर्टी क्या है लीज पे लिया है। कब तक के लिए लीज पे लिया गया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लीज विल बी एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। अब यहाँ पर ये जो लीज है इट इज़ एन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। अब यहाँ पे लीज जो है वो कितने का था, 60,000 रुपीज़ का था। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि सीधा सा क्या हम लोग इसको डिवाइडेड बाय 12 कर सकते हैं। अगर आपने 12 किया ना, पूरा का पूरा सम रॉन्ग, यहाँ से ही आपका पूरा सम जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, बिकॉज कि आप लोग यहाँ पे देखो लीज का डेट कौन सा दिया है, ईयर कौन सा दिया है, चलो डेट भी छोड़ो, ईयर कौन सा दिया है यहाँ पे 23। अब आप कौन से ईयर में हो, यहाँ पर आप जो हो वो 19 में हो। इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलरली आपका अकाउंटिंग ईयर है वो कौन सा हुआ, 2018-19 वाला अकाउंटिंग ईयर हुआ। अब यानी कि यहाँ पर जो है अब आप लोगों को लीज जो है वो कब खत्म होगा, 23 में ख़त्म होगा। और ईयरली आपका कितना कम हो रहा है बैलेंस, या कितना रिटर्न ऑफ हो रहा है, या कितना डेप्रीशिएशन लग रहा है, वो आप लोगों को चेक करना रहता है। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 1 साल का लीज नहीं है, ये बहुत लंबा लीज है। कितना लंबा लीज है, अब देखो यहाँ पर 18-19 हो गया, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 19-20 भी आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 20-21, फिर आ जाएगा मेरा 21-22 एंड लास्ट में आएगा मेरा यहाँ पर 22 एंड 23। इसका मतलब ये जो लीज़ है वो कितने साल के लिए, टोटली 5 ईयर का लीज़ है यहाँ पर, ये 60,000 रुपीज़ का जो है वो। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 5 करूँगा तो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा, ईयरली लीज़ मिलेगा। ईयरली लीज़ जो मुझे कितना मिला यहाँ पर 12,000 रुपये का रिटर्न ऑफ मुझे करना पड़ेगा, जब जाके ये लीज़ का जो प्रॉपर्टी मैंने लिया हुआ था वो प्रॉपर्टी जो है वो पूरा का पूरा रिटर्न ऑफ हो सकता है।
आने वाले 5 साल के अंदर से, इस तरीके से कैलकुलेट करके। बट अभी तो मैं कौन से साल के अंदर हूँ, तो अभी जो मैं हूँ वो 18-19 के अंदर हूँ। इसका मतलब है हर साल ये लीज जो है वो 12-12 हज़ार रुपये से क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। मतलब हर साल आप लोगों का लीज का जो अमाउंट है वो फिक्स ही रहेगा 12,000 रुपीज़ के साथ। वो क्या हो जाएगा यहाँ पर धीरे धीरे करके वो रिमूव होता जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसको जो मैंने यहाँ पे लीज पे लिया हुआ था, या आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका जो लीज वाला बिल्डिंग है, तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे रिटर्न ऑफ करनी है। कितने की बिल्डिंग है, 60,000 रुपीज़ की बिल्डिंग है, फैक्ट्री ऑन लीज। तो यानी कि यहाँ पर मैं एंट्री कर दूंगा सबसे पहले मेरा असेट्स के अंदर, और यहाँ पर मैं सीधा सा लिखूंगा FACTOR फैक्ट्री ऑन लीज। कितने का फैक्ट्री था, 60,000 रुपीज़ का फैक्ट्री था, माइनस यहाँ से मैं क्या कर दूंगा इसको रिटर्न ऑफ। और इसका रिटर्न ऑफ भी यहाँ पर मैं कितना करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये, जो इस साल जो मुझे माइनस करना है वो। सो 60,000 में से जब अगर 12,000 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा मेरा। सो 60,000 में से अगर सीधा सा 12,000 चला जाएगा तो 48,000 रुपीज़ जो है वो मेरा यहाँ पर बचता है। सो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों का जो भी फ्री हैंड प्रॉपर्टी है या तो फिर जो भी आपका फैक्ट्री लीज पर है, उस सारी एंट्रीज जो है वो आप लोगों को इस तरीके से करनी रहेगी। आगे यहाँ पर बताया गया है कि लोन ऑफ पार्टनर गीता। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लोन। अब किसका लोन है, यहाँ पे पार्टनर का लोन है। कितने का लोन है, 60,000 रुपीज़ का यहाँ पे लोन है ये। अब देखो ये जो लोन आप लोगों को दे के रखा गया है, या लोन जो आप लोगों को यहाँ पर दिया है, सबसे पहले तो लोन की एंट्री करेंगे हम लोग 60,000 रुपीज़ की। तो जो लोन होता है वो आता है हमारा लायबिलिटी के अंदर। तो यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोन बाय जो भी हमारा पार्टनर है उसका नाम। यहाँ पर कितने का लोन दिया है उसने, 60,000 रुपीज़ का यहाँ पे लोन दिया। और ना सेम टाइम इसके नीचे आप लोगों को यहाँ पर एक और एंट्री कर देनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन करके। अब ये कैलकुलेट किस तरीके से होगा, देखो सबसे पहले तो पी, मतलब कि 60,000 का उसने मुझे क्या करा है, लोन दिया है। मतलब कि बिज़नेस को लोन दिया है। यहाँ पे 60,000 रुपीज़ का बिज़नेस को लोन दिया, यानी कि यहाँ पर ये जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर बताया गया नहीं है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर करना है मुझे यहाँ पर 6% इनटू, अब कितने मंथ के लिए ये लोन है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, ये जो लोन है वो मैंने 1 अक्टूबर को लिया हुआ है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि टोटल 6 मंथ के लिए यहाँ पर आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हो। तो इसको 6 मंथ का जो पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है वो चीज़ मुझे यहाँ से इसको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का जो आंसर आएगा, आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1,800 रुपये का आपका जो है वो इंटरेस्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1,800 रुपये। और इसी इंटरेस्ट ऑन लोन की जो है वो दूसरी एंट्री भी कर देनी है आपको। यहाँ पर दूसरी एंट्री आप लोग कहाँ पे करेंगे, तो आपका जो ये अकाउंट है, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन डाल के। अब इंटरेस्ट ऑन लोन डाल के जो यहाँ पर मुझे एंट्री करनी है, तो वो चीज़ की एंट्री मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% का जो था वो ही चीज़ यहाँ पर लिखनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन लोन 6% बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और कितना का यहाँ पर इंटरेस्ट बना मेरा, यहाँ पे 1,800 रुपये का जो है वो मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट बना है। सो इस तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट का जो एंट्री था या लोन का जो एंट्री था वो दोनों एंट्री, ये हिडन एडजस्टमेंट जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो ये दोनों हमेशा हिडन एडजस्टमेंट में ही आते हैं जब आपका कोई लीज का प्रॉपर्टी होता है वो, और लोन होता है आपका वो। नेक्स्ट उसके बाद बोला है डिस्काउंट रिसीव ऑन डेटर्स, मतलब कि 760 का जो आप लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है डेटर्स के ऊपर, वो आपको डेटर्स में से माइनस करना नहीं था, वो आप लोगों को डायरेक्टली एंट्री करनी है। और अगर ऐसा कुछ भी नीचे सेंटेंस दिया होता है कि आपको इसको माइनस नहीं करना है, इट मीन्स यहाँ पर ये क्या कंसिडर होता है कि ये जो है ये अब मेरी क्या हो जाएगी, मेरी इनकम हो जाएगी। सो अगर ये मेरी इनकम कंसिडर होती है तो इनकम को मैं कहाँ पे लिखता हूँ, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरा बाय डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और डेटर्स के ऊपर भी मैं कितना डिस्काउंट यहाँ पे दे रहा था उन लोगों को, 760 रुपीज़ का। तो उस चीज़ से मैंने यहाँ पे लिख दिया 760 रुपीज़। देन आफ्टर उसके बाद आगे जो है वो मुझे देके रखा गया है बेड डेट रिजर्व। अब देखो बेड डेट रिजर्व क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कितना देके रखा गया, 2,000 रुपीज़ का जो है वो बेड डेट रिजर्व देके रखा गया है। तो मैंने जो फॉर्मेट बनाया था टाट का, उसके अंदर इसकी एंट्री करेंगे। देखो इसीलिए ये फॉर्मेट यहाँ पर मैं बना के रख देता हूँ। हर बार मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये फॉर्मेट आप लोग बना के रख लीजिएगा, क्यों, बिकॉज की कभी भी इसकी ज़रूरत आप लोगों को वहाँ पे पड़ सकती है। सो 2,000 रुपीज़ का मैंने यहाँ पर क्या करा, बेड डेट रिजर्व दे दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कितने का है, यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 2,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम है।
तो इंश्योरेंस प्रीमियम को यहाँ पर मैं लिख दूंगा सबसे पहले तो 2000, और 2000 में से जब 400 रुपये माइनस करेंगे तो बाहर में लिख दूंगा डायरेक्टली 1600 रुपये। देन आफ्टर उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम जब पे हो जाता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद जो आती है वो बारी आती है हमारे स्टेशनरी की। अब देखो इंश्योरेंस प्रीमियम को पे कर दिया, देन आफ्टर उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो भी रहेगा वो चीज़ की एंट्री भी हम लोग कहाँ पे करेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो अमाउंट है वो कितना था, अभी यहाँ पर हमारा 1200 रुपये का जो था वो हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद नेक्स्ट जो देके रखा गया, ओ ग्रेट, क्रेडिटर्स हमारे। अब यहाँ पर क्रेडिटर्स की एंट्री कितने देके रखी गई है, 24,000 रुपीज़ के हमारे क्रेडिटर्स है क्वेश्चन के अंदर। दैट वाज इन ग्रेट। तो क्रेडिटर्स जो है वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 24,000 रुपीज़ के हमारे क्रेडिटर्स, और 24,000 के अंदर जब अगर मैं 8,000 को यहाँ पर प्लस करूँगा तो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा मेरा 32,000 रुपीज़ जो है वो मेरे यहाँ पर क्रेडिटर्स के अंदर आ जाएंगे। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन के अंदर आगे और मुझे क्या देके रखा गया था, बैड डेट, यानी कि मेरा पूरा फॉर्मेट यहाँ पर होता है मेरा कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर 400 रुपीज़ का जो है वो मेरा बैड डेट देके रखा गया, तो भाई चलो बैड डेट भी लिख ही देते हैं फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर। तो 400 रुपीज़ का जो है वो क्या है मेरा यहाँ पर बैड डेट देके रखा गया है। इसी के साथ साथ इस फॉर्मेट को पूरा सॉल्व कर देते हैं। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा सीधा सा 3,000 रुपये, और 3,000 में से 2,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बाहर कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। तो मेरा बैड डेट का जो है वो मुझे आंसर मिलेगा यहाँ पर 1,000 रुपीज़। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो 1200 रुपये का है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो 800 रुपये का है। दोनों चीज़ें जो होगी वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। दोनों चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख दी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो 1200 रुपये का था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो 800 रुपये का था। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख दी 1200 एंड 800। अब यहाँ पर आगे जो मुझे कहा गया था क्वेश्चन के अंदर से, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है कि नहीं लिखी है वो एक और बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और एक और बार जो हमारा डेप्रीशिएशन था उसकी एंट्री भी हम लोगों को ऊपर वहाँ पे लिख देनी है। तो डेप्रीशिएशन 8,000 और 500 रुपये जो है वो डेप्रीशिएशन पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आगे रह गया था। तो टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी एंड टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। मशीनरी के ऊपर 8,000 का डेप्रीशिएशन, फर्नीचर के ऊपर 500 रुपये का डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पर ये जो है ये डेप्रीशिएशन की एंट्री हो गई। और कोई भी एंट्री अगर आप लोगों को रह जाती है, आपके दिमाग के अंदर आ रही है, तो वो चीज़ की एंट्री हम लोग यहाँ पे कर देंगे। बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आगे की अगर मैं वैल्यूज़ की बात करता हूँ या आगे की सारी चीज़ों की अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो एक और चीज़ है जो मुझे यहाँ पर लिखनी है। अभी मेरा क्या था, लीज जो मैंने लिया था फैक्ट्री के ऊपर, वो चीज़ की एंट्री भी मुझे यहाँ पर कर देनी है डेप्रीशिएशन के साथ ही साथ। अभी जस्ट याद आया, टू रिटर्न ऑफ, यहाँ पर हम लोग रिटर्न ऑफ कर देंगे, रिटर्न ऑफ ऑन लीज। अब ये जो है ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लीज की जो प्रॉपर्टी है उसको मैं यहाँ पर रिटर्न ऑफ कर रहा हूँ। कितना रिटर्न ऑफ करना पड़ रहा है मुझे, रिटर्न ऑफ लीज का जो प्रॉपर्टी था वो 12,000 रुपये से मुझे उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर सबसे पहले जो होगा वो हमारा टोटल होने वाला है। तो टोटल में अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा वो यहाँ पर आएगा मेरा 61800। इन दोनों को टोटल करके यहाँ पर बाहर लिखूंगा तो 4,000 रुपीज़ आएगा, और यहाँ पर इसका टोटल करूँगा तो 61800 का यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। यही 61800 के अंदर से अब मुझे आगे की सारी चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। 61800 में से अगर मैं यहाँ पर मेरे 4,000 को माइनस करूँगा तो मेरे यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 57800। और ये जो भी आया इसके आगे मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, टू रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और यही ग्रॉस प्रॉफिट को मैं क्या करूँगा, मेरे पर्टिकुलरली मेरे नेट, या तो आप बोल सकते हो नेट प्रॉफिट ढूंढने में इसकी यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ बाय रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 57,800 के साथ। और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर जो पर्टिकुलरली पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर एक बार चेक कर लेने का, अगर मैं इन दोनों का टोटल करता हूँ वो ज़्यादा आता है या तो फिर मेरा डेबिट साइड का जो टोटल है वो यहाँ पे ज़्यादा आता है। बिकॉज अगर मैं देखने जाऊँ तो यहाँ पे 37,000 एक ईयर के लिए वैल्यू है, प्लस यहाँ पर ये 12,000 की वैल्यू है, और इन सब का अगर मैं टोटल करता हूँ तो इस साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है। मतलब कि मेरा आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो डेबिट साइड का जो टोटल है वो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे डेबिट साइड का जो टोटल है वो कितना आ रहा है, 65,100 रुपीज़ का जो है वो मेरा यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। यही टोटल को मैं क्या करूँगा, क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा 65,100 रुपीज़ के साथ। और जब कभी भी आपका क्रेडिट साइड कुछ बैलेंस आता है, जैसे कि यहाँ पर मेरा आ रहा है 6540 के साथ, और इसके आगे मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बाय
बहुत ही दुखद तरीके से मुझे लिखना पड़ रहा है बाय नेट लॉस, क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉस हो गया है। इसीलिए अब इसी नेट लॉस को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक क्रेडिट हुआ है तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर ये दो जन का अकाउंट यहाँ पर बन रहा है एन एंड जी। कब का बन रहा है यहाँ पर, ये 31/3/2019 का यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर ये क्रेडिट हुआ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू नेट लॉस करके। तो नेट लॉस यहाँ पर कितना हो रहा है 65400 का, यही का यही बैलेंस यहाँ पर नीचे आ जाएगा 65400। क्यों, बिकॉज कि इस अकाउंट के अंदर कोई एंट्री यहाँ पर नहीं है, इसीलिए तो 6540 यहाँ पर भी आ जाएगा, 6540 की एंट्री यहाँ पर भी आ जाएगी एंड 6540 मैं यहाँ पर भी लिख ही देता हूँ। और इसके आगे यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, बाय डिविजिबल लॉस। और डिविजिबल लॉस जो है वो दो जन के बीच में पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एन एंड जी के बीच में। कौन से रेशियो में यहाँ पर अगर कुछ बताया गया है, अगर कुछ नहीं बताया गया है तो डायरेक्टली इस डिविजिबल लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3270 के साथ, 3270 के साथ, क्योंकि इक्वल रेशियो के अंदर इसी डायरेक्टली क्या कर देना है, मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बिकॉज डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 540 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 500 को अगर डिवाइड करता हूँ तो 250 होता है, प्लस 20 उसके अंदर करूँगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 70 आ जाएगा, और 3000 डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर मतलब 6000 डिवाइड करेंगे तो 3000 आता है। क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड अगर बताया गया होता तो वो ऊपर की लाइन में लिखी होती है, जो नहीं थी, इसीलिए मैंने डायरेक्टली क्या करा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पूरी वैल्यू को। यहाँ पर ये क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो नीचे आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, यानी कि पर्टिकुलरली मेरे प्रॉफिट एंड लॉस, या तो आप बोल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से जो वैल्यू आया है उस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डालूंगा मेरा हेडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों, बिकॉज कि वहाँ पर ऊपर क्या हुआ है, वो क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पर ये डेबिट होना ज़रूरी है इसका। तो यहाँ पर आ जाएगा 3270, यहाँ पर भी आ जाएगा 3270। अब यहाँ पर एक बार चेक करो कौन सी साइड का बैलेंस जो है वो ज़्यादा आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये जो पर्टिकुलर एन का बैलेंस है, ये 40,000 है, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर एन का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो मैंने क्रेडिट साइड का डेबिट साइड पे कॉपी कर दिया। इसके साथ ये सारी चीज़ों को यहाँ पर माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर 3270 एंड 4000 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो आंसर मिलेगा वो मुझे यहाँ पर आंसर जो है वो मेरा मिल जाएगा 32,730 रुपीज़। और इसके आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड CF, और यहाँ नहीं कि यहाँ पर जो डेट है वो आ जाएगा मेरा 31/3/19 का, और इसके अंदर भी यहाँ पर आ जाएगा 31/3/19 का। अब ये जो 3270 यहाँ पर ये जो डेबिट हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं पे एंट्री करनी पड़ेगी, तो उसकी एंट्री हम लोग बाद में करते हैं, बट पहले तो हम लोगों को जी का भी टोटल यहाँ पर करना है। तो जी का अगर मैं टोटल करूँगा तो यहाँ पर मुझे जी का जो टोटल है वो मिल जाएगा मेरा 13,270, और यानी कि यही का यही बैलेंस मुझे क्रेडिट साइड लाना पड़ेगा 13,270, और जी के अंदर इस तरफ कोई भी बैलेंस नहीं देके रखा गया, यानी कि ये जो बैलेंस है इट इज़ माई फाइनल बैलेंस 13,270। इसके आगे यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस CD, और इसके यहाँ पर मैं डेट डाल दूंगा 31/3/19 का। अब यहाँ पे ध्यान रखो, एक का बैलेंस जो है वो डेबिट आ रहा है, एक का बैलेंस जो है वो क्रेडिट आ रहा है, इसको लिखना किस तरीके से है, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यानी कि यहाँ पर इसको आपको बहुत ध्यान से लिखना है। जिसका बैलेंस डेबिट आ रहा है उसको आपको क्रेडिट करना है बैलेंस शीट के अंदर। अब आप लोग बोलोगे कि बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड कौन सी होती है, तो आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। असेट का जो साइड होता है ना वो डेबिट साइड होता है आप लोगों का, और लाइबिलिटी का जो साइड होता है ना वो आपका क्रेडिट साइड होता है। यानी कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, करंट अकाउंट ऑफ, यहाँ पर किसका आ जाएगा मेरा, नीता का, और डेबिट साइड के अंदर यहाँ पर किसका आ जाएगा मेरा, यहाँ पे तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा करंट अकाउंट ऑफ किसका, गीता का, क्योंकि एक का वहाँ पे डेबिट हुआ था तो फर्स्ट वाले का डेबिट था, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे याद रख के उसको डायरेक्टली लिख दिया कि भाई नीता का जो था वो यहाँ पे डेबिट था 32,730 के साथ, और इसकी एंट्री फटाफट यहाँ पर कर देते हैं 32,730 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 32,730, एंड देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पर गीता थी, तो गीता का जो बैलेंस था वो कितना का बैलेंस दिया था 13,270, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 13,270 के साथ, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 13,270, और इसी के साथ यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज जो होती है बैलेंस शीट के अंदर की वो सारी एंट्री होती है यहाँ पर फिनिश। सारी की सारी एंट्रीज मैंने यहाँ पर कर दी है, कोई अमाउंट अगर बाहर ले जानी रह जाती है तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को देखना रहेगा, बट यहाँ पर अपने केस में नहीं होगा। सारी की सारी एंट्रीज जो है वो मैंने बाहर यहाँ पे लिख दी है, और इन्हीं सब का अगर यहाँ पर मैं टोटल करते जाता हूँ, टोटल 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 टोटल, तो नीचे जो है वो मेरा यहाँ पर मुझे टोटल मिल जाएगा
4,06,530 रुपीज़ का असेट साइड का टोटल आ रहा है। डैम श्योर लाइबिलिटी साइड का टोटल भी उतना ही आएगा 406,530 के साथ।